राम राम जी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये एचएसएससी के द्वारा यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पेपरों के अंदर विभिन्न एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी तथ्य जितने भी फैक्ट बन पाएंगे हम उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं साथियों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। साथियों, बहुत सारे मेरे मित्र इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था 2016 में, 18 मार्च 2016 फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर था उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों एक बार मैं इसके ऑप्शन बता देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो उत्तर बन पाएगा, 1896 में स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद। तो साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है स्वामी विवेकानंद। अब एग्जाम के अंदर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। अगर और भी पूछा जाए कि ये पूछा जा सकता है स्वामी विवेकानंद जो थे इनके बचपन का नाम क्या था, यानी बचपन का नाम कह सकते हैं, इनका मूल नाम कह सकते हैं। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये इनके बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद को जन्म को लेकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। और क्या है, इनका जन्म जो है ये जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। तो साथियों इस प्रकार से पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है पेपर के अंदर, कई बार देखने को मिलता है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या दिवस का नाम दे दिया जाता है कि ये दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था, इन्हीं के जन्म जो है उसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों आपने एक नाम सुना होगा कि 1893 के अंदर, 1893 में जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर शिकागो जो शहर है, शिकागो, अमेरिका के शिकागो के अंदर क्या है, एक धर्म संसद हुई थी, धर्म संसद। उस धर्म संसद में भाग लिया था। और किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में भाग लेने शिकागो कब गए थे? पेपर में ये पूछा जाता है 1893 के अंदर गए थे। और क्या पूछा जाता है साथियों, जब ये अमेरिका गए थे यानी शिकागो गए थे, तो शिकागो जाने से पहले महाराजा थे खेतड़ी के, महाराजा खेतड़ी ने इनका नामकरण किया था। इनसे पहले इनको नरेंद्र नाथ दत्त कहा जाता था, उनके नाम से जानते थे। तो महाराजा खेतड़ी ने इनको क्या किया था? स्वामी विवेकानंद नाम किया था इनका, स्वामी विवेकानंद। तो मित्रों ये पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद जो है इनको ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इनका जो नाम था ये उपाधि थी किसके द्वारा दी गई थी? महाराजा खेतड़ी के द्वारा दी गई थी। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, जैसे वेल्लूर मठ पिछले दिनों चर्चा में था, वेल्लूर मठ पिछले दिनों चर्चा में था। और वेल्लूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। साथियों इसको लेकर वेल्लूर मठ प्रसिद्ध क्यों था, मतलब चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि आपने देखा होगा जब सर्दियां शुरू हुई थी और इन्हीं सर्दियों में भारत के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो ये नरेंद्र मोदी जो है ये नरेंद्र मोदी से वेल्लूर गए थे। और वेल्लूर गए थे, वहां पर रात को रुके थे। और वेल्लूर मठ में रात को भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अगर वहां रात बिताई है तो वो कौन थे? वेल्लूर मठ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसलिए थोड़ा चर्चा का विषय रहा था। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी जो है,
वेदांत। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। साथ ही इतने सारे फैक्ट हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वैसे स्वामी विवेकानंद तो ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, अगर इनके जीवन को पढ़ा जाए, इनके जीवन की यात्रा को पढ़ा जाए तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है और सारी की सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि एक व्यवहार के अंदर, एक जीवन के अंदर ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे तो एग्जाम के अंदर जो फैक्ट आते हैं हम केवल उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको भेजता है? ये भी हरियाणा पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको भेजता है। हम इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देता है? वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देता है? वित्त आयोग अपनी सिफारिशें जो है, सिफारिशें किसको देता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देता है, ये हरियाणा पुलिस 18 मार्च 2016 को पेपर हुआ था, फीमेल कांस्टेबल, उसी के अंदर आया था। तो ऑप्शन दे रखा वित्त मंत्री, ऑप्शन दे रखा योजना आयोग, ऑप्शन दे रखा संसद और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो मित्रों वित्त आयोग जो है, इस वित्त आयोग का जो है सिफारिशें किसको देता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो साथियों ये तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इससे संबंधित और क्या फैक्ट हो सकते हैं? भारत का एक संविधान है, का अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। ये अनुच्छेद 280 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल बाद, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल बाद एक वित्त आयोग का क्या करेंगे? गठन करेंगे। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। पहली बार जो वित्त आयोग बना था ये 1951 के अंदर बना था। वर्तमान के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है। ये 15वां वित्त आयोग चल पड़ा है जो कि अप्रैल महीना आया है, इस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 5 साल के लिए 15वां वित्त आयोग रहेगा। इसका कार्यकाल रहेगा 2020 से लेकर 2025 तक। इस 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो एन.के. सिंह को बनाया गया है। एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह कौन है? एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया। साथियों इससे पहले जो अभी खत्म हुआ है वो 14वां वित्त आयोग था। इस 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वो 2015 से लेकर 2020 तक 5 साल के लिए रहा था। तो ये 2020 तक 14वां वित्त आयोग खत्म हो चुका था 31 मार्च को। उससे आगे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आपने नोट के ऊपर उसका नाम भी देखा होगा, स्टैंप पे लगी होती है, और उनका नाम है वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी। तो वाई.वी. रेड्डी जो है ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब 14वां खत्म होके 15वां शुरू हो गया है। एक पेपर के अंदर क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि पहला जो वित्त आयोग है, इस पहले वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो पहला जो वित्त आयोग बना था उसका अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। तो के.सी. नियोगी जो था, के.सी. नियोगी, ये के.सी. नियोगी क्या थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो मित्रों इतनी सारी बात थी इस वित्त आयोग के लेकर। एग्जाम के अंदर केवल ये क्वेश्चन आया था इस बार तो कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अन्य फैक्ट भी अनेक पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो किसी भी आगामी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो क्वेश्चन का आपको उत्तर सीधा सीधा पता है। अगर उसी क्वेश्चन से संबंधित और कोई फैक्ट नए बन के पेपर में आ जाता है तो वो फैक्ट भी आपके साथ रहेगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है कि पंचायत राज संस्थान जो है इसको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो पटवारी का पेपर हुआ था 15 अप्रैल 2016 को। इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज भारत में, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष, इसमें सन दे दिया, वर्ष 1959 में लागू किया गया था। यानी पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में लागू किया गया था। ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे रखा तमिलनाडु और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दे दिया केरल और आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन दे दिया कर्नाटक,
राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, देखते हैं एक बार क्या रहेगा। अगर मैं बात करूं पंचायती राज संस्थान, ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 73वां संविधान संशोधन 1992 के नाम से संसद में रखा गया था, पारित हुआ था 1993 में। राष्ट्रपति ने जो साइन किए थे, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 20 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को ये क्या हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था भारत के अंदर। इतनी सारी बातें आप जानते हैं। अगर पूछे हरियाणा में ये कब लागू हुआ, तो हरियाणा में लागू हुआ था 20 अप्रैल, और अगला साल 1994 को ये हरियाणा में लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा और क्या बात जोड़ी गई थी? संविधान के अंदर अनुच्छेद जोड़ा गया था 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। हमने इसकी 2-3 बार चर्चा कर ली है। कुल मिला के ये 16 अनुच्छेद हो गए। ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, और एक भाग जोड़ा गया था इसके द्वारा, भाग 9 ये जोड़ा गया था, और एक अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इतनी सारी बातें आप जानते हैं। जब ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये प्रावधान कर दिए, और 1959 के अंदर राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान, इस राजस्थान राज्य में नागौर जिला पड़ता है, नागौर, और इसी नागौर जिले के बगदरी गांव है, बगदरी गांव। राजस्थान का नागौर जिला है, नागौर जिला, और इस नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्थान है, इसको लागू किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन में दे रखा था राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो पहला उत्तर आ जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए जबरदस्त है कि ऑप्शन के अंदर अब बात करें तो उत्तर क्या है। वैसे इसका रियल में 2 उत्तर बनते हैं, दोनों में से पेपर में केवल एक ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, इस बार बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, साथियों राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? कितनी अवधि जो है, कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये पीडीएफ की फॉर्मेट में मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय मंजीत सिवाल, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, और अगर आप टेलीग्राम पर सीधा सर्च मारेंगे तो भी आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस है कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो साथियों एक बार तो ये चर्चा करते हैं, ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकता है? जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और संसद का कोई अधिवेशन बुलाना संभव ना हो, और तत्काल में अचानक से एकदम से कोई ऐसा कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, तो देश का राष्ट्रपति कानून बनाएगा और उस कानून को लागू कर देगा, और राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता अध्यादेश। यानी संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा और उस समय कानून बना दिया तो उसी को कहा जाता अध्यादेश। साथियों मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या अध्यादेश को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? क्या अध्यादेश को न्यायपालिका में चैलेंज कर सकते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा कि अध्यादेश को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। साथियों अध्यादेश को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। ये अनुच्छेद 13 एक शब्द है विधि, लॉ, इस विधि शब्द को दर्शाता है। और विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? हमारे देश के संसद ने कोई कानून बनाया है, राज्य के विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है, या भारत के राष्ट्रपति ने कोई
अध्यादेश जारी किया है तो विधि शब्द को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और विधि शब्द के अंतर्गत ही अध्यादेश आता है, संसद के कानून आते हैं और राज्य के विधानमंडल ने कोई कानून किया है को वो सारे के सारे आते हैं, तो इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब मित्रों अगर ये लागू हो गया, मान लो कि अनुच्छेद 123 के तहत हमारे राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया और अध्यादेश लागू हो गया, इस अध्यादेश की अवधि क्या होगी? साथियों इस क्वेश्चन के दो उत्तर मिल सकते हैं, या एक ही ऑप्शन में वो या करके दे दे कि या तो या तो ये, तो क्या होगा? अब बात करते हैं आज की तारीख को लेकर, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो आज तारीख है 10 जून, हालांकि 10 जून 2 दिन के बाद आएगी, 3 दिन के बाद 10 जून की तारीख है। अगर 10 जून को हमारे संसद का कोई भी सत्र था वो सत्र खत्म हुआ है, कोई भी सत्र चल रहा था, मान लो मानसून सत्र था कि कोई भी सत्र था, तो 10 जून को खत्म हो चुका, और 10 जून के बाद अगर हमें अगला सत्र मान लो आएगा कभी भी सितंबर में आ जाएगा, मान लो सितंबर में, हालांकि सितंबर में कोई भी नहीं चलता, मान लो 15 सितंबर को, केवल समझना है, वैसे नहीं है। 10 जून को मान लो सत्र खत्म हुआ और 15 सितंबर को अगला सत्र आना है। कौन सा सत्र आना है? अगला सत्र आना है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं बात करूं कि भाई 1 जुलाई को कोई ऐसे अचानक से कोई ऐसा वो कानून बनाना पड़ गया कि संसद का सत्र तो आएगा 15 सितंबर को, सत्र अब खत्म हुआ था 10 जून को, अब 1 जुलाई को क्या कर दिया, कोई कानून बना दिया और उस कानून को नाम दे दिया गया कि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया। अब ये अध्यादेश जो है जारी किया है, इसका मतलब अवधि कितनी होगी और जो अवधि होगी वो कहां से गिनी जाएगी? देखो 10 जून से लेकर सितंबर तक कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कुल मिला के लगभग टाइम मिल गया 3 महीने के आसपास। अगर इन 3 महीने के अंदर अगर हमारा सत्र आ जाता है तो यहां से वो तारीख गिनी जाएगी और यहां से 6 सप्ताह, यहां से 6 सप्ताह तक ये लागू रहेगा, यानी 15 सितंबर को गिना जाएगा और 15 सितंबर के बाद कब तक वो लागू रहेगा? तो केवल और केवल 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। तो एक उत्तर तो इसका आता 6 सप्ताह। 6 सप्ताह की बात समझ गए होंगे। अगर मैं कहूं कि 10 जून को हमारा सत्र खत्म हुआ था, 10 जून को हमारा सत्र खत्म हुआ और 11 जून को अचानक से कोई कानून बनाना पड़ गया और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश जारी करने के बाद अगर मैं कहूं संसद का सत्र आगे आएगा, और संसद का सत्र आगे कब आएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर ये सत्र आ जाएगा। अगर दिसंबर के अंदर बात करूं तो 9 दिसंबर को ये सत्र बुलाना आवश्यक है ही है, क्योंकि 10 जून से लेकर 9 दिसंबर तक, आप भी क्या काउंट कर लेना, कहीं हो सकता है गड़बड़ होगी हो, तो 10 जून से लेकर 9 दिसंबर तक ये 6 महीने हो जाते हैं। अगर इन 6 महीने के दौरान अगर 9 तारीख को हमारा संसद का सत्र नहीं बुलाया तो 2 सत्र के बीच अधिकांश जो समय होता है बीच का, 2 सत्र के बीच की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। तो अगर 10 जून को सत्र खत्म हुआ था तो 9 दिसंबर को सत्र आना बहुत अनिवार्य है। तो अगर 9 दिसंबर को अगर सत्र आएगा तो अगर 11 जून को अध्यादेश जारी किया था तो इस 11 जून से लेकर 9 दिसंबर तक 6 महीने वैसे ही हो गए। तो अब अगर संसद का सत्र यहां से शुरू होगा तो इस दिन हमारी संसद वो कानून ही बना देगी। अब अध्यादेश आगे कंटिन्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अध्यादेश यहां से लेकर और यहां तक कितने महीने तक रहा? ये लगभग 6 महीने तक रहा। तो अध्यादेश की अवधि ये 6 महीने रह सकती है। 6 महीने कब रह सकती, मैंने आपको बता दिया, ऐसी स्थिति में 6 महीने रह सकती है और ऊपर वाली स्थिति के अंदर रह सकती 6 सप्ताह, क्योंकि 10 जून से लेकर 15 सितंबर को अगर अगला सत्र आएगा तो इस 15 सितंबर को जैसे ही सत्र आएगा तो उसके बीच की अवधि तो मात्र 3 महीने है और 3 महीने के बाद वो केवल और केवल 6 सप्ताह लागू होगा। अगर उसको यहां से काउंट किया जाता है, हमेशा यहीं से काउंट होगा 6 सप्ताह। अब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? या तो 6 सप्ताह या 6 महीने। लेकिन साथियों ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में 6 सप्ताह दे नहीं रखा, इसलिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। ऑप्शन में केवल और केवल 6 महीने दे रखे हैं, इसलिए 6 महीने उत्तर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन की तो ऑप्शन में दे रखा हो पहला ऑप्शन 6 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन दे रखा 6 महीने और तीसरा ऑप्शन दे दिया ए और बी दोनों। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर सी बनेगा, ए और बी दोनों, या किसी सी ऑप्शन में दे दे 6 सप्ताह या 6 महीने तो ये उत्तर आ जाएगा। अलग अलग दे रखा हो, ये ना दे
रखा ऑप्शन में केवल ये दे रखा हो तो उत्तर क्या आएगा 6 सप्ताह। तो साथियों इसके अकॉर्डिंग मैं उत्तर की बात करता हूं, 3 महीने पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 6 महीने, तीसरा ऑप्शन 9 महीने और चौथा ऑप्शन अनिश्चित काल के लिए। तो साथियों 20 का उत्तर हो जाएगा 6 महीने। उम्मीद है बात आगे होगी समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को इसके लिए जाता है, 21 जून इसी महीने में आएगी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पहली बार इसको 2015 में मनाए जाने के लिए आग्रह किया गया था। साथियों 21 जून की जिक्र किया गया था। ये हमारा पृथ्वी का मॉडल है। इस पृथ्वी के मॉडल को यानी विश्व का ग्लोब मार्टिन बेहम ने पहली बार बनाया था और मार्टिन बेहम ने जो ग्लोब बनाया था उस ग्लोब को इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे कहा गया 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा इसी को नाम दिया गया था भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी का जो मॉडल है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब इस 0 डिग्री से हम जब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो एक रेखा आती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी प्रकार 0 डिग्री से जब हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तो एक रेखा खींची गई काल्पनिक रेखा जिसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को नाम दिया गया था मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रेखा। सूर्य जो है वो सूर्य इस भूमध्य रेखा के ऊपर अगर चमकता है तो वो 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है और दिन रात की अवधि बराबर होती है। एक तो स्थिति होती है 21 मार्च को और एक स्थिति होती है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है और सूर्य का प्रकाश दोनों गोलार्धों में बराबर बराबर जाता है और बराबर जाता है तो दोनों गोलार्धों में दिन 12 घंटे का यहाँ रहेगा, 12 घंटे का यहाँ रहेगा, 12 घंटे की रात यहाँ रहेगी और 12 घंटे की रात यहीं रहेगी। यानी दिन रात की अवधि समान होती है इन दोनों तारीखों को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से सूर्य कर्क रेखा की तरफ जाता है और जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है, अब सूर्य कहां पर है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है तो वो तारीख आती है 21 जून की। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। आप देख पा रहे हैं कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य गया हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं है। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं है तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सर्द ऋतु आ जाती है, शीत ऋतु आ जाती है, शीत, तो शीत ऋतु आ जाती है। जहां शीत ऋतु होगी, मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, शीत ऋतु होगी तो यहाँ दिन जो होगा, आप सोच के देखिए, हमारे जब यहाँ सर्दियां होती है, सर्दियों में दिन छोटे होते कि बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो दिन हो जाएंगे छोटे और रात क्या हो जाएंगी, रात दिन की अपेक्षा हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है और उत्तरी गोलार्ध में अब सूर्य आ चुका है, 21 जो जून आएगी, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत रहेगा और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। 21 जून को दिन की अगर बात की जाए तो दिन बड़े होंगे, दिन जो होंगे वो बड़े होंगे और रात क्या होगी, रात छोटी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इनका विपरीत होता है, यहाँ दिन बड़े हो तो यहाँ दिन छोटे हैं, यहाँ रात छोटी है तो यहाँ रात बड़ी है। और ये स्थिति कहाँ होती है, 21 जून को होती है। इसलिए 21 जून को ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। 21 जून को विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है इन्हें। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा उत्तरायणांत, दूसरा ऑप्शन दे रखा दक्षिणायनांत, तीसरा ऑप्शन दे रखा था वसंत विषु, चौथा ऑप्शन दे रखा था शरद विषु। हरियाणा कलरक का पेपर हुआ था 2016 में, 23/6/2016, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर बन जाएगा उत्तर अयनांत। इसमें ग्रीष्म अयनांत ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आंसर आ जाएगा उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत किस प्रकार से होता है मैंने ये सारी स्थिति को बता दिया हम मोटा मोटा करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुका वह व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन भैया अगर फैक्ट का नहीं पता तो गड़बड़ भी हो सकती है। और साथियों नई बात जरूर जानेंगे, कौन सी जानेंगे, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का सदस्य भी रह चुका था, वो व्यक्ति कौन था। यानी लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा का अध्यक्ष रहा हो और लोकसभा अध्यक्ष रहने के बाद में क्या बना हो, भारत का राष्ट्रपति बना हो। ऐसा आज तक केवल एक ही व्यक्ति हुआ है, यानी लोकसभा के अब तक 17 अध्यक्ष रहे हैं और उन 17 अध्यक्ष में से केवल एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जो बाद के अंदर भारत का राष्ट्रपति बना। इससे के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं बना। मैं उसका उत्तर बता देता हूं, ऑप्शन के अंदर आप चेक कर लेना। ऑप्शन में सीधा सीधा बता देता हूं, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी है। ये लोकसभा का अब तक का एकमात्र ऐसा अध्यक्ष है या पूर्व अध्यक्ष रह चुका जो कि लोकसभा अध्यक्ष के बाद भारत का राष्ट्रपति बना था। और नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के लोकसभा जो थी, इस लोकसभा में ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। एक बार तो चौथी लोकसभा और एक बार 7वीं लोकसभा, तो 2 लोकसभा के अंदर ये अध्यक्ष रहे हैं। और एक बार लोकसभा के निर्विरोध चुने जाने वाले अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर निर्विरोध चुने जाने वाले अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद जब ये भारत के राष्ट्रपति रहे तो राष्ट्रपति का 7वां जो चुनाव हुआ था, 7वां जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। 7वां चुनाव था उसमें बने थे, 7वें चुनाव में ये व्यक्ति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। जो 7वां चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसमें ये बने थे। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात करें तो इन्होंने शपथ ली थी 25 जुलाई 1977 को। यहां से क्वेश्चन वैसे तो परंपरा के आधार पर ही पूछा जा सकता है, संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेता है, तो मित्रों आपको जानकर थोड़ा सा अचंभा होगा कि पता है कि नहीं है, भारत का राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात होगी। ये बात ऐसी है कि 25 जुलाई 1977 को डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे भारत के, उन्होंने शपथ ली थी। अब 1977 के बाद अब 2020 चल पड़ा और 2020 के अंदर 2017 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। जो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं वो 2017 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई 2017 को शपथ ली थी। 2017 को 1977 से लेकर और 2017 तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं, प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपना कार्यभार अपनी शपथ ली थी 25 जुलाई को। इसलिए केवल और केवल परंपरा है 1977 25 जुलाई के बाद जो भी आज तक राष्ट्रपति बने हैं, प्रत्येक राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है। बस ये केवल परंपरा है, संविधान में उल्लेखित नहीं है, वैसे ही कोई फैक्ट बात बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन लोकसभा का जिक्र आया तो हम मोटी मोटी बात जरूर कर लेते हैं। लोकसभा का उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 जो है इसमें लोकसभा का उल्लेख दे रखा है। लोकसभा की वर्तमान में 545 सीट हैं। इन 545 में 2 का प्रावधान खत्म कर दिया, केवल 543 सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा ये किया जाता है। अधिकतम सीटें पूछी जाए तो 552 हो सकती हैं। 60 सीट हैं जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा था, पीओके जिसके पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, 7 सीटें उसके लिए हैं। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में विलय हो जाता है तुरंत 7 सीटें उसके हिस्से के अंदर चली जाएंगी। तो लोकसभा का अध्यक्ष की बात की थी तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष बना था जीवी मावलंकर। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का बात की जाए तो मीरा कुमार पहली थी और केवल 2 ही महिला अध्यक्ष बनी है, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा में थी और वर्तमान 17वीं लोकसभा चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्मा कब भारत से अलग हुआ? बर्मा कब भारत से अलग हुआ? साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था एक बार, आप ध्यान देंगे उस पीछे वाले क्वेश्चन पे। हमने इस क्वेश्चन को 2-3 बार अन्य दूसरी तरफ से सोल्व किया था और उस समय भी मैंने ये क्वेश्चन को बता दिया था कि बर्मा जो है ये कभी भारत का हिस्सा होता था और बर्मा जो है 1937 में भारत से अलग हो गया। और यही ऑप्शन दे रखे हैं 1937, 1947, 1945 और 1901। तो बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 को। इससे पहले ये भारत का हिस्सा था। बर्मा जो अलग हुआ था, बर्मा को अब म्यांमार के
नाम से जाना जाता है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। 4 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश, एक का नाम है नागालैंड, एक का नाम है मणिपुर और एक का नाम है मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमा लगती है, कुल 1443 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य जो हैं इनका जो म्यांमार के साथ सीमा लगती है, तो म्यांमार और भारत के बीच वैसे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिसको माना गया है वो केवल और केवल पहाड़ी है और पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। इन पूर्वांचल की पहाड़ियों को 4 भागों में बांट दिया। एक पटकई बम के नाम से जान दिया जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से है, मणिपुर में मणिपुरी हिल्स हैं और मिजोरम में मिजो हिल्स के नाम से हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो साथियों सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। वो तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो निम्न में से सबसे लंबी नदी का मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। और ये पीजीटी भूगोल का जो पेपर हुआ था 13/11/2006 हरियाणा में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दे रखा अमेजन, ऑप्शन दे रखा अमूर, ऑप्शन दे दिया कांगो और चौथा ऑप्शन दे दिया लेना। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा अमेजन नदी। अब हम अमेजन नदी को लेकर कुछ एक फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप को कहा जाता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर टोटल 13 देश हैं और इन 13 देशों में से मैं एक देश का नाम आपसे साझा कर रहा हूं। उस देश का नाम है ब्राजील। आप देख पा रहे हैं उन 13 देशों में से आधी से ज्यादा भूमि तो अकेला ही ब्राजील ले चुका, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। इसी ब्राजील के इस पश्चिम तट के सहारे सारी फैली हुई पर्वत श्रृंखला को नाम दिया गया था एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसी एंडीज पर्वतमाला से एक नदी निकलती है और वो नदी इस प्रकार से बहती हुई और यहां जाकर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। यहां से अगर आप देखेंगे तो जहां ये नदी गिरती है यहीं से एक काल्पनिक रेखा ग्लोब के ऊपर खींची गई, मानचित्र पर खींची गई है। उसी का नाम है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन इसका नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर आप देख रहे हैं ये नदी कौन सी निकलती है? इस नदी का नाम है अमेजन नदी। अब अमेजन नदी को लेकर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, मैं यहां फैक्ट लिख रहा हूं, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो साथियों इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर अलग अलग होगा। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 6600 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो उस बड़ी नदी का नाम होगा अमेजन नदी और अमेजन नदी ही इस क्वेश्चन का उत्तर है, क्योंकि नील ऑप्शन में दे नहीं रखा। तो बड़ी नदी क्यों कहा जाता है? नदी का जो जल है वो जल का प्रवाह क्षेत्र और जल का आयतन जो है उस आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और लंबाई की बात की जाए तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये जो नदी यहां से निकलती है एंडीज पर्वत से और जाकर आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा के ऊपर क्या बनाती है? अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा के ऊपर डेल्टा बनाती है? तो उस नदी का नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी जो डेल्टा बनाती है उस डेल्टा का नाम क्या है? अमेजन नदी जो डेल्टा बनाती है उस डेल्टा का नाम है मकापा डेल्टा। मकापा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी भूमध्य रेखा के ऊपर डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है मकापा। यहाँ पर ब्राजील देश के अंदर भूमध्य रेखा ये अमेजन नदी जो गई हुई है, इस अमेजन नदी पर एक बंदरगाह है, बंदरगाह। और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? विश्व की सबसे अंतरतम बंदरगाह। क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, विश्व की सबसे अंतरतम बंदरगाह, विश्व की सबसे अंतरतम बंदरगाह कौन सी है? तो विश्व की सबसे अंतरतम बंदरगाह जो है वही बंदरगाह ये है। इस बंदरगाह का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे अंतरतम बंदरगाह जो है उस बंदरगाह का नाम है मनोस बंदरगाह।
कौन सी बंदरगाह है? मनोस बंदरगाह। ये मनोस बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। अब आप इस नाम से समझ गए होंगे अंतरतम बंदरगाह आखिर कौन सी बंदरगाह है। इस बंदरगाह की अगर लोकेशन दी जाए तो तट तो यहाँ पर है, तट से इतनी दूरी पर है, इधर देखा जाए तो भी इतनी दूरी पर है, यानी तटीय भाग से, यानी तट रेखा जो होती है बंदरगाह अधिकांश यहीं पर होती है, तो इस तट रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित बंदरगाह, उसी बंदरगाह को कहा गया था अंतरतम बंदरगाह। कौन सी है? मनोस बंदरगाह। जो ये अमेजन नदी यहाँ से जाती है, तो अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में यहाँ पर जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को लेकर आपने पिछले साल देखा होगा कि पूरा का पूरा समाचार 10 से 15 दिन तक लगातार चला था। और किस कारण चला था? कि इस क्षेत्र को कहा जाता अमेजन वर्षावन। इस क्षेत्र को कहा जाता है अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन जो है इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है और इसे अन्य नाम से सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लेकर पिछले साल चर्चा में हुई थी कि अमेजन के वर्षावनों में आग लगी हुई है। अमेजन के वर्षावन जो है ये पूरे विश्व में अकेला ऐसा है जो कि 20% योगदान कर रहे हैं ऑक्सीजन के अंदर। मान लो जितनी भी ऑक्सीजन है 20% ऑक्सीजन तो केवल और केवल अमेजन वर्षावन दे पा रहे हैं। इसलिए सर विषय भी रहा था चर्चा का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते कौन सा है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन की बात करूं तो मैं ऑप्शन दे रखा है महास्नानागार, टावर, महल और मंदिर। तो साथियों महास्नानागार, मोहनजोदड़ो में महास्नानागार जो है, स्नानागार, साथियों महास्नानागार को ही कहा जाता है वृहत स्नानागार। वृहत स्नानागार, स्नानागार, वृहत स्नानागार। ग्रेट बाथरूम जो है उन्हीं को कहा जाता है वृहत स्नानागार। मोहनजोदारो से इस प्रकार का एक स्नानागार मिला था और जो स्नानागार मिला है उस स्नानागार के अंदर इस प्रकार से जलाशय जो है उसमें नीचे उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई हैं जिसको हम पैडी बोलते हैं। यहाँ से जल निकासी के लिए एक नली लगी हुई है, जल निकासी के लिए नली जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर लगी हुई है। और यहाँ से क्या देखने को मिला था? वृहत स्नानागार। जॉन मार्शल का आपने नाम सुना होगा, भारतीय पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल महानिदेशक भी रह चुके थे। जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्य कहा, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था। तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था। तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्य जॉन मार्शल ने किसे कहा था? वृहत स्नानागार को कहा था। साथियों इसको संबंधित, इससे संबंधित हमने बहुत सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ी थी तो उसमें जान लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की मेरी 9 वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, आप उस 9 वीडियो को देख सकते हैं जिसमें पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से जाना था। तो मोहनजोदारो से मिला महान स्नानागार। मैं मोहनजोदारो को विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल 2-4 फैक्ट बता देता हूँ। मोहनजोदारो जो है स्टुअर्ट पिगट ने इसे हड़प्पा और मोहनजोदारो की विस्तृत राजधानी भी कहा था। मोहनजोदारो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और दाएं तट पर ध्यान रखना, दाएं तट पर स्थित है। और क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या निवास करती थी तो कहां पर निवास करती? मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो के अंदर जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है उसके लोग निवास करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदारो है। इस मोहनजोदारो के बारे में बहुत सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए थे, एक बार आप भी देख लें उन वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है किन भारतीयों में से कौन न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? तो HSSC कलरक के पेपर में आया था। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायिक नहीं था। तो साथियों मैं एक बात आपसे साझा कर रहा हूं और आप उस चीज को कहीं ना कहीं जरूर नोट करेंगे। और क्या क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है, इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। नीदरलैंड, और नीदरलैंड में जिस जगह पर है उस स्थान का नाम है शांति पैलेस। हेग के अंदर ये स्थित है। हेग, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। साथियों मैं अगर बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाला, जज कहा जाता न्यायाधीश को, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर अधिकांश मित्र मेरे गलत बता देते हैं, जो कि आपसे पूछा क्या गया था और आपने उत्तर किस बात का दे दिया, इसको मायने रखता है। जज बनने वाला पहला भारतीय था
डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव थे। बेनेगल नरसिंह रामाराव इनका पूरा नाम था। जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसके संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे और प्रारूप को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये विधि के ज्ञाता थे, एक आईसीएस अधिकारी थे, संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय कौन था? डॉक्टर बी.एन. राव थे। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के साथ अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय, तो उसका नाम आएगा नागेंद्र सिंह। मित्रों, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और आपको दोनों को क्लियर हो जाएंगे। अगर पूछे न्यायाधीश बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बी.एन. राव। और न्यायाधीश के साथ अध्यक्ष बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नागेंद्र सिंह। अब तक केवल 4 व्यक्ति भारत के ऐसे हुए हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जज बने हैं। तो 2 व्यक्ति तो ये हो गया, और तीसरा व्यक्ति उसका नाम है R.S. पाठक। तो R.S. पाठक जो है ये तीसरे व्यक्ति हैं। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 15 जज होते हैं। इन 15 जजों में से एक जज भारत का है। तो वर्तमान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का जज कौन सा है? उसका नाम है जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी। जस्टिस यानी न्यायाधीश दलबीर सिंह भंडारी। जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन्होंने एक कार्यकाल पूरा कर लिया और दूसरे कार्यकाल के लिए हैं। तो ये 9 वर्ष के लिए रहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो भी न्यायाधीश बनता है इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का कार्यकाल है। तो ये 9 साल के लिए रहेंगे, और 9 साल के लिए 2018 से 9 साल आप 2027 तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? HSSC कलर के पेपर 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका। किस नदी के तट पर सिकंदर पोरस ने युद्ध किया था? तो सिकंदर पोरस ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? साथियों, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और फैक्ट इसके बारे में देखते हैं, 2-4 तो जरूरी पढ़ ही लेंगे। क्यों? सिकंदर पोरस जो है, इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? साथियों, इनके बीच जो युद्ध हुआ था, पहले तो ये बात कर ले, 326 बीसी में सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया था, जो पोरस के साथ युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के दौरान अगर मैं बात करूं, 2-3 फैक्ट निकल के आते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन में झेलम दे रखा है, इसलिए आंसर तो ये हो जाएगा। झेलम नदी का प्राचीनतम नाम अगर पूछ लिया जाए, झेलम नदी का प्राचीनतम नाम है वितस्ता। अगर पूछ लिया जाए कि झेलम नदी को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, तो यूनानी भाषा के अंदर, यूनानी लैंग्वेज के अंदर इसे हाइडेस्पीज कहा जाता है। हाइडेस्पीज कहा जाता है। और हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस, इन्हीं के बीच जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध को नाम दिया गया था हाइडेस्पीज का युद्ध। क्यों दिया गया था? क्योंकि झेलम नदी का यूनानी लैंग्वेज में नाम मिलता है हाइडेस्पीज का युद्ध। अगर सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, तो सिकंदर ने जैसे ही पोरस को हराया था, तो उसके बाद सिकंदर ने नगरीकरण को बढ़ावा भी दिया था। बहुत सारे नगर को जलाया, लेकिन नए नगर भी बसाए थे। तो उन्होंने एक निकैया नामक नगर का निर्माण किया था, बसाया था। निकैया नगर का बसाया था सिकंदर ने पोरस को हराने के बाद, और यही नगर आगे चलकर विजयनगर बना था। साथियों, ये हरिहर बुक्का वाला विजयनगर साम्राज्य नहीं है, ये केवल निकैया नगर का विजयनगर है, जो कि उत्तर भारत में पड़ता था। विजयनगर साम्राज्य वाला विजयनगर नहीं है, पहले तो इसको ध्यान रखने। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। पोरस इस युद्ध के अंदर हार गया था, और सिकंदर के सैनिकों ने पोरस को बंदी बना लिया, और पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब सिकंदर के सामने पोरस आके खड़ा हुआ था, तो सिकंदर ने पोरस से क्वेश्चन किया कि बोलो आपके साथ क्या सलूक किया जाए, कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो सिकंदर ने पोरस से ये कहा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने कहा, जो एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है वही सलूक मेरे साथ किया जाए। तो सिकंदर ने इनकी वो थोड़ी सी मतलब इस बात से सिकंदर प्रसन्न हो गए कि इनके अंदर अब भी कितना आत्मसम्मान बचा हुआ है, और ये अब भी एक शत्रु की भांति मरना चाहते हैं। तो सिकंदर
सिकंदर ने उनको छोड़ दिया और सिकंदर ने उनसे जो भी राज्य उनका छीना था वापस उनको दे दिया था। तो इतनी सारी बातें इसको लेकर थी। जब हम सिकंदर को लेकर पढ़ेंगे तो सिकंदर को लेकर बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी और बहुत सारी बातों को आप नई नई चीज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए सिकंदर का पहला भारत के खिलाफ जो अभियान था वो तक्षशिला में था, तक्षशिला, हाँ तक्षशिला, और तक्षशिला का शासक जो था आम्भी। सिकंदर का पहला इसी के विरोध किया था, आम्भी ने विरोध किया था, इसी के साथ युद्ध किया था। हालांकि जब आम्भी ने आभास हुआ कि सिकंदर की सेना ज्यादा है तो आत्मसमर्पण इसने कर दिया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? भाई पुस्तक का तो सबको पता होगा, लेकिन पुस्तक से संबंधित 2-3 फैक्ट मैं आपसे जरूर साझा करूंगा जिसको शायद आपको ना भी पता होगा। क्वेश्चन है, ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? द रिपब्लिक, इन लाइट ऑफ इंडिया, इंडिका और दी वंडर दैट वाट इंडिया। तो मित्रों इस क्वेश्चन का उत्तर तो हो जाएगा इंडिका। HSC कलरक ने पूछा था 2016। साथियों मेगस्थनीज के बारे में अगर पता किया जाए, मेगस्थनीज था कौन? तो मेगस्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर जो है, मेगस्थनीज के बारे में ये पूछा जाता है कि इनकी किताब कौन सी थी, और पेपर में बस यही आया था। तो मेगस्थनीज की किताब का नाम था इंडिका। साथियों इंडिका इन्होंने लिखी थी, और इंडिका के बारे में मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और कर देता हूं। और इंडिका के बारे में क्या क्वेश्चन है, इंडिका जो है, इस इंडिका, एक तो ये ध्यान रखना वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और इंडिका जो है, इस इंडिका को वर्तमान के अंदर अगर ये कहा जाए कि संकलित किसने किया था, तो इंडिका को संकलित किया था 1846 में स्वानवेग जो है, इस स्वानवेग ने इसको क्या किया था, संकलित किया था। 1840 में स्वानवेग ने इसको संकलित किया था। और 1891 के अंदर एक मैक्नेडिल था, मैक्रिंडल बोल दें इसको, मैक्रिंडल आपने नाम सुना होगा, मैक्रिंडल महोदय, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। मैक्रिंडल महोदय ने इसको क्या किया था, अंग्रेजी में इसका रूपांतरण किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसका। तो और वर्तमान के अंदर ये उपलब्ध भी नहीं है। और इसके बारे में और क्या चीजें जान सकती हैं, इंडिका के अंदर आपने सुना होगा पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, पाटलिपुत्र, जिसे पालीब्रोथा के नाम से भी जाना जाता था, पालीब्रोथा, पाटलिपुत्र, पटना जो वर्तमान में है इसे पालीब्रोथा, इसका वर्णन मिलता है इंडिका के अंदर। मेगस्थनीज के बारे में ये कहा गया था कि सेल्यूकस निकेटर जो था उसके दरबार के अंदर ये क्या आया था, सेल्यूकस निकेटर का ये था दरबारी भी रहा था। और इससे संबंधित फैक्ट और क्या मिल रहे थे, स्ट्रैबो ने कहा था कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको राजदूत बना के भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर ये राजदूत बनकर भेजा था। और ये किसके दरबार में था मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज जो था ये किसके दरबार में था सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।